तो जनाब, आप सबका तहे दिल से मेरे चैनल एडवोकेट टॉक में स्वागत है। हमारे एक सम्मानित व्यूअर ने बड़ा ही रोचक सवाल किया है और उनका सवाल है, क्या एक पति अपनी पत्नी द्वारा अदालतों में लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है? तो जनाब, आज मैं उपरोक्त सवाल के जवाब के रूप में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने आया हूं जो अधिकतर वकीलों तथा न्यायाधीशों की जानकारी के भी परे हैं, क्योंकि ये सवाल कि क्या एक पति अपनी पत्नी द्वारा अदालतों में लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है या नहीं, अपने आप ही यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या एक पति के ऊपर उसकी पत्नी किसी प्रकार का विवाद होने पर अदालत में कोई भी अपमानजनक आरोप अपने द्वारा किए मुकदमे में लगा सकती है या नहीं। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लीगल रिसर्च की, क्योंकि मेरी कॉमन सेंस के अनुसार अगर कोर्ट केसेस में लिखित में कोई भी आरोप लगाने की छूट मिल जाए तो ऐसे में तो कोई भी किसी की छवि खराब करने के लिए कोई भी भद्दा सा आरोप लगा सकता है। इसलिए कॉमन सेंस तो ये ही कहती है कि चाहे मानहानिजनक आरोप न्यायालय में लिखित रूप से लगाए गए हो या न्यायालय से बाहर, मानहानि का मुकदमा तो होना ही चाहिए। परंतु न्यायिक कार्यवाही में दिए गए बयान या लिखित कथन धारा 499 में दिए गए दूसरे नंबर के अपवाद में आते हैं, और अपवाद में आने के कारण संरक्षण है, तो क्या इस संरक्षण के बावजूद भी मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है? इसलिए मैंने इस विषय पर लीगल रिसर्च की ताकि तर्क संगत जवाब न्यायिक दृष्टांतों के साथ आपको दे सकूं। अब रिसर्च की तो जवाब मिल गया और स्पष्ट जवाब मिला, तो आइए हम आपको विस्तार से इस विषय को आसान भाषा में समझाते हुए इस सवाल का कि क्या एक पति अपनी पत्नी द्वारा अदालतों में लगाए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है या नहीं के समेत अन्य सवालों का भी जवाब देते हैं, जैसे क्या एक पति अपने ऊपर लगे झूठे और अपमानजनक आरोपों के लिए पत्नी के खिलाफ कुछ कानूनी कार्यवाही कर सकता है या नहीं? क्या न्यायालय में अपने मुकदमे में लगाए अपमानजनक आरोपों के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है या नहीं? क्या न्यायालय में लगाए आरोप न्यायिक कार्यवाही से संबंधित होने के कारण सभी मानहानिकारक बयानों को विशेष अधिकार प्राप्त है? इससे पहले कि आप और हम मिलकर इन सभी सवालों का जवाब ढूंढें, हमें मानहानि और इसके कानूनी दायरे को समझना बहुत जरूरी है। तो जनाब, भारत में मानहानि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 द्वारा नियंत्रित होती है। एक बयान तब मानहानिकारक माना जाता है जब वह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और उसे समाज में नीचा दिखाता है। इस पर दीवानी, सिविल मानहानि मुकदमे और आपराधिक मानहानि के जरिए निवारण मिलता है, जिनमें धारा 500 आईपीसी के तहत मानहानि के अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। हालांकि हमारे न्यायिक प्रणाली में न्यायिक कार्यवाही से संबंधित बयानों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अदालत में दायर हलफनामों या याचिकाओं मुकदमों के तहत दिए गए बयान अक्सर पूर्ण संरक्षण के तहत आते हैं, ताकि पक्षकारों को अपनी बात रखने में डर न हो। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए हम लोग मानहानि की परिभाषा और उसके अपवादों को समझते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 में मानहानि डेफेमेशन की परिभाषा दी गई है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले किसी भी कथन या अभिव्यक्ति को मानहानि मानता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं जिनके तहत ऐसे बयान मानहानि नहीं माने जाते। धारा 499 के तहत मानहानि के कुछ प्रमुख अपवाद एक्सेप्शंस इस प्रकार हैं। मानहानि के अपवाद एक्सेप्शंस टू डेफेमेशन। पहला अपवाद है सत्यापन, ट्रूथ। यदि बयान सत्य है और यदि वह सार्वजनिक भलाई के लिए दिया गया है तो यह मानहानि नहीं माना जाता है।
सत्य को सत्यापन जस्टिफिकेशन के रूप में स्वीकार किया जाता है। हालांकि यह सत्य साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले की होती है। दूसरा अपवाद है न्यायिक और शासकीय कार्य जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स। यदि बयान किसी न्यायिक कार्यवाही जैसे न्यायालय में दिए गए बयान या सरकारी कार्य जैसे किसी अधिकारी द्वारा किया गया बयान से संबंधित है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। तीसरा अपवाद है आलोचना फेयर क्रिटिसिज्म। यदि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बयान सार्वजनिक हित में न्यायपूर्ण आलोचना के रूप में है तो वह मानहानि नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक व्यक्ति की कार्यों की आलोचना करना बशर्ते वह आलोचना संतुलित और प्रामाणिक हो। चौथा अपवाद है व्यक्तिगत अभिव्यक्ति प्राइवेट कम्युनिकेशन। किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से किए गए बयान जो केवल निजी बातचीत तक सीमित हों, वे मानहानि नहीं माने जाते जब तक कि वे सार्वजनिक रूप से प्रसारित नहीं किए जाते। पांचवा अपवाद है समाज के कल्याण के लिए बयान स्टेटमेंट फॉर पब्लिक गुड। यदि बयान समाज के कल्याण के लिए दिया गया है और इसमें किसी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है तो यह मानहानि नहीं माना जाएगा। आखिरी और छठा अपवाद है मानहानि का उद्देश्य नहीं नो मलिशियस इंटेंट। यदि बयान का उद्देश्य किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का नहीं है बल्कि किसी अन्य उद्देश्य से है तो उसे मानहानि से बाहर किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति ने गलती से कुछ ऐसा कहा जो गलत था लेकिन उसमें किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। इन अपवादों का मतलब यह है कि केवल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले बयान मानहानि नहीं माने जाते हैं यदि वह मानहानि की धारा 499 में दिए गए 6 अपवादों के दायरे में आते हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी बयान को मानहानि माना जाएगा, अदालत को यह देखना होता है कि क्या उस बयान का उद्देश्य सही था और क्या उस बयान में कोई सार्वजनिक भलाई की भावना थी। तो अपने सुनाना धारा 499 में दिए गए 6 अपवादों में से दूसरे नंबर के अपवाद के अनुसार यदि बयान किसी न्यायिक कार्यवाही जैसे न्यायालय में दिए गए बयान या सरकारी कार्य जैसे किसी अधिकारी द्वारा किया गया बयान से संबंधित है तो उसे मानहानि नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि यह संरक्षण भी मानहानि करने की छूट नहीं देता तथा हर प्रकार के बयानों पर लागू नहीं होता तथा अपवाद पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं करता है। आइए जानते हैं कब। जब आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण या मुकदमे के विषय से अनावश्यक रूप से जुड़े होते हैं तो प्रभावित पक्ष को न्याय प्राप्त करने का अधिकार होता है, खासकर कि जब मानहानि के बयान अदालत के बाहर भी प्रसारित किए गए हों। जैसे किसी महिला ने अपने पति पर तलाक के मुकदमे में लिखित रूप में या मौखिक साक्ष्य में यह आरोप लगाया कि उसके पति के संबंध अपनी बहन के साथ अवैध रूप से है, या कोई अन्य गंभीर आरोप लगाया और उस मानहानिजनक आरोप को उस महिला ने अपने रिश्तेदारों या पति के मोहल्ले वालों को भी मौखिक या लिखित रूप में बताया या बोला, तो स्पष्ट रूप से पति की ओर से पत्नी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा बनता है तथा ऐसे में धारा 499 में दिए गए दूसरे नंबर के अपवाद में मामला नहीं आएगा और मानहानि का मुकदमा किया जा सकता है। परंतु तब क्या होगा जब पत्नी ने आरोप केवल कोर्ट में अपने तलाक या भरण पोषण के या घरेलू हिंसा या किसी अन्य मुकदमे में लगाए गए हो और न्यायालय के बाहर उन मानहानिकारक आरोपों का न दोहराया गया हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या पति इस स्थिति में भी मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है जब पत्नी ने अदालत के बाहर कोई भी मानहानिजनक आरोप न लगाया हो। तो जनाब, आप और हम सभी जानते हैं कि अक्सर मुकदमों के दौरान वादी या प्रतिवादी अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए झूठे आरोप जैसे कि उत्पीड़न, विवाहेतर संबंध या क्रूरता आदि से संबंधित आरोप कभी खुद कभी वकील साहब के कहने पर लगाते हैं। ऐसे आरोप न सिर्फ आरोपी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को भी अस्थिर कर देते हैं।
तो क्या ऐसे सभी आरोप धारा 499 में दिए गए 6 अपवादों में से दूसरे नंबर के अपवाद के कारण मानहानि नहीं माने जाएंगे? तो आइए जनाब, हम आपको इसका उत्तर कुछ न्यायिक मामलों के द्वारा देने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके पास अपने वकील साहबों को तर्कसंगत रूप में न्यायिक दृष्टांतों के साथ अपनी बात समझाने में मदद मिल सके और आप लोग न्यायालय की आड़ लेकर लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों के जवाब में मानहानि का मुकदमा दायर करके आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले दोषी को दंडित करवा सके। तो जनाब, पहला केस संबंधित है न्यायिक कार्यवाही के तहत दिए गए बयान से। केस का नाम है के वर्मा बनाम भारत संघ 1954 और साविता बनाम राजस्थान राज्य 2004 जैसे निर्णयों के अनुसार अदालत में दिए गए बयान आमतौर पर मानहानि के मुकदमे से बचाए जाते हैं। हालांकि जब ये आरोप झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मुकदमे से अप्रासंगिक होते हैं, तो अदालतें मानहानि के मुकदमे की अनुमति देती हैं। यदि मानहानिकारक बयान तीसरे पक्षों से साझा किए जाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर, पड़ोसियों से या सार्वजनिक मंचों पर, तो ये पूर्ण संरक्षण से बाहर हो जाते हैं। दूसरा केस संबंधित है अदालत के बाहर दिए गए बयानों से। केस का नाम है एस जगन्नाथन बनाम राजगोपालन 1995 जैसे मामलों में अदालतों ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के बाहर किए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर कानूनी जिम्मेदारी हो सकती है। अदालत यह भी जांचती है कि क्या बयान सद्भावना में दिए गए थे या वे जानबूझकर अपमानजनक प्रचार का हिस्सा थे। झूठे और बढ़ाए गए आरोपों की तरह, जैसे इंदिरा शर्मा बनाम वीके शर्मा 2013 के मामले में देखा गया था, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है कि आरोप केवल कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बदनाम करने के उद्देश्य से न हो। चलिए हम कुछ वास्तविक न्यायिक उदाहरणों पर नजर डालते हैं। तो जनाब, पहला केस है आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। अदालत ने इस केस में यह फैसला दिया कि जबकि न्यायिक कार्यवाही में दिए गए बयान पूर्ण संरक्षण प्राप्त करते हैं, झूठे बयान जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से दिए जाते हैं और अदालत के बाहर साझा किए जाते हैं, उन पर मानहानि मुकदमा दायर किया जा सकता है। दूसरे केस बीपी अचला आनंद बनाम एस अप्पी रेड्डी 2004 के मामले में स्पष्ट रूप से यह पुष्टि की है कि वैवाहिक विवादों में झूठे आरोप, विशेष रूप से जब वे पति की सामाजिक या पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, मानहानि के मुकदमे की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और तीसरे मामले सुब्रह्मण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 में भी अदालत ने यह कहा कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए झूठे या दुर्भावनापूर्ण बयानों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, भले ही वे चल रहे कानूनी विवाद से जुड़े हों। तो जनाब, अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि झूठे आरोपों के शिकार पति के लिए मानहानि का मुकदमा एक तरीका है अपनी प्रतिष्ठा की पुनः बहाली का और आरोप लगाने वाले को जिम्मेदार ठहराने का। इस संपूर्ण चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मुकदमा किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले झूठे और अपमानजनक बयानों पर दायर किया जा सकता है। हालांकि यदि कोई बयान न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है, तो उसे विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है, लेकिन अगर वह बयान दुर्भावनापूर्ण और गलत तरीके से प्रसारित होता है, तो यह सुरक्षा नहीं रहती, इसलिए मानहानि का मुकदमा दायर किया जा सकता है। विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में यदि कोई झूठा आरोप लगाया जाता है जो व्यक्तिगत या पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, तो यह मानहानि का कारण बन सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी बयान का उद्देश्य समाज की भलाई होना चाहिए और आरोप बिना दुर्भावना के लगाए गए होने चाहिए, अन्यथा कानून में इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को झूठे और अपमानजनक आरोपों का सामना करना पड़ता है,
तो वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है, भले ही वो अपमानजनक बयान न्यायालय में ही क्यों न दिए गए हो। अब अंत में आपका दिल से धन्यवाद तथा अभिनंदन कि आपने मुझे मेरे डिजिटल अवतार के माध्यम से सुना। अगर आपको और किसी कानूनी विषय पर जानकारी चाहिए हो तो कृपया हमारे चैनल एडवोकेट टॉक से जुड़े रहें और अपने सवाल भेजते रहे तथा कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।